स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल प्ले विद साइंस पर। मैं आपकी साथिया मैम, आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं, केमिस्ट्री पढ़ते हैं। देखो, कई बच्चों की डिमांड्स थी कि मैं फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करूं एक बार, तो जो आपका विलियम चैप्टर है उसको मैंने एक बार बीच में रोक दिया है, वो हम बाद में कंप्लीट कर लेंगे। जो आपका फर्स्ट चैप्टर है ठोस अवस्था, ठीक है, सॉलिड स्टेट, उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। और कुछ टाइम तक मैं एक बार 12th की वीडियो बनाऊंगी, 10th की वीडियो जो है मैं बाद में बनाऊंगी, ठीक है। तो आज वाले जो टॉपिक्स है वो हम शुरू करेंगे इस चैप्टर के बारे में, जो कि आपका है ठोस अवस्था। देखो, अगर हम ठोस अवस्था की बात करते हैं तो उसके लिए भी सबसे ज़्यादा जरूरी है कि आपको ये पता हो कि प्रकृति के अंदर पदार्थ जो है वो किन किन रूपों में पाया जाता है। तो सबसे पहले अगर हम बात करेंगे पदार्थ के बारे में, या फिर जिसे हम क्या बोलते हैं, या अपने बोल सकते हैं द्रव्य, ठीक है। अगर हम पदार्थ या द्रव्य की बात करते हैं तो पदार्थ क्या चीज है? पदार्थ वे चीज है जिसे हम अपने ज्ञानेंद्रियों द्वारा महसूस कर सकते हैं, ठीक है। यानी या तो हम उसको छूकर महसूस कर सकते हैं या फिर देखकर महसूस कर सकते हैं, मतलब किसी भी तरीके से हम जिसको महसूस कर सकते हैं वो पदार्थ है या द्रव्य है। पदार्थ जो है वो आपकी 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है? सबसे पहला जो है वो है आपका ठोस, नेक्स्ट है आपका द्रव, और थर्ड है आपका गैस। देखो, यहाँ पर अगर अपने बात करते हैं ठोस अवस्था के बारे में, ठीक है, जो कि पदार्थ की पहली अवस्था के रूप में जाना जाता है। तो पदार्थ की पहली अवस्था ठोस अवस्था की अगर हम बात करें तो ठोस का मतलब होता है कि मतलब वे पदार्थ जिनकी आकृति और आयतन जो है निश्चित हो। क्लियर बात? तो ठोस की बात करें तो ठोस के अंदर क्या है? जिसकी आकृति व आयतन निश्चित हो, ठीक है। जैसे अपने एग्जाम्पल के रूप में ले सकते हैं, कलम है, बर्फ है। एग्जाम्पल क्या आ जाएगा आपका? कलम, बर्फ, मतलब कलम, बर्फ, अपने पेन, पेंसिल कुछ भी ले सकते हैं। ये सब कुछ क्या है? आपके ठोस है, यानी जिसका एक फिक्स आपका क्या बोल सकते हो, जिसकी आकृति भी हो, आयतन भी हो, ठीक है। अब अगर हम बात करें द्रव अवस्था के बारे में, द्रव अवस्था की बात करते हैं तो द्रव के अंदर अपन यूं बोल सकते हैं, ये आयतन तो इनका क्या होता है, ये आयतन में निश्चित होता है लेकिन आकृति में निश्चित नहीं होता, ठीक है। इसकी आकृति तो क्या होती है? अनिश्चित, परंतु आयतन निश्चित। देखो, जैसे अगर मैं पहले ठोस की बात करती हूँ, ठीक है। जैसे मान लो अगर बर्फ की बात करते हैं तो बर्फ जिस भी आकार में आपने बर्फ को परिवर्तित किया है, पानी को बर्फ में परिवर्तित किया है, तो वो बर्फ का जो शेप है ना वो एग्जैक्ट वैसे का वैसे ही रहता है ना। लेकिन और साथ ही साथ वो जिस पात्र में बर्फ के रूप में वो उसने आपने उसको ढाल दिया है ना, वो आकृति भी उसकी निश्चित है और उसका आयतन भी निश्चित रहेगा। हम उसको दूसरे आकृति में चेंज नहीं कर सकते, पिघल जाए तो वो बात अलग है, लेकिन जब तक वो बर्फ के रूप में है तब तक उसका आकार और उसका आयतन निश्चित है, चाहे आप उसको किसी भी पात्र में रखो। लेकिन अगर हम द्रव की बात करते हैं ना, तो फॉर एग्जाम्पल समझो कि आपने 1 लीटर पानी का जो है ले रखा है। अब उसको चाहे आप एक बाल्टी में डालो, चाहे आप एक जग में डालो, ठीक है, आयतन तो निश्चित है। पानी तो आपने 1 लीटर ले रखा है, लेकिन अगर आप बाल्टी में डालोगे तो उसकी आकृति बाल्टी की आकृति के अकॉर्डिंग हो जाएगा, और अगर जग में डालोगे तो जग की आकृति के अकॉर्डिंग। यानी मैं बोल सकती हूँ आकृति अनिश्चित परंतु आयतन इसका क्या है? निश्चित। इसके अंदर हम एग्जाम्पल ले सकते हैं, पानी है, दूध है। इसमें एग्जाम्पल्स क्या ले लेंगे अपने? पानी, दूध, ठीक है। अब हम बात करेंगे गैस के बारे में। तो अगर हम तीसरे स्टेट की बात करते हैं, तीसरी अवस्था की बात करते हैं, गैसीय अवस्था के बारे में, तो इसकी ना तो आकृति निश्चित है, आकृति व आयतन अनिश्चित। क्लियर बात? ना तो इसकी आकृति निश्चित होती है, ना ही इसका आयतन निश्चित होता है। क्लियर? जैसे मान लो आपने एक छोटे से डिब्बे के अंदर किसी गैस को भर रखा है, ठीक है। अगर उस डिब्बे के अंदर आप गैस को भर के रखोगे
तो गैस के अणु जो है उस डिब्बे के अकॉर्डिंग फिक्स हो जाएंगे। लेकिन अगर वहीं पर आप एक कमरे में उतने से गैस को फैला दोगे तो वो पूरे कमरे के अंदर भी फैल जाएंगे, यानी ना तो उसका आकार निश्चित है और ना ही उसका आयतन निश्चित है। तो इसमें हम एग्जाम्पल्स ले सकते हैं, जैसे अपने बात करें इसमें हाइड्रोजन गैस हो गया, क्लोरीन गैस है, नाइट्रोजन गैस है, जितनी भी गैसें हैं ये सारे के सारे आप एग्जाम्पल्स में ले सकते हो। क्लियर बात है? तो मेरे हिसाब से पदार्थ या द्रव्य और पदार्थ एक ही बात है, लेकिन द्रव जो है ये अलग है, इसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो यहाँ तक मेरे हिसाब से पदार्थ या द्रव्य वाला जो टॉपिक है वो आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे पदार्थ द्रव्य के बाद जो आपका टॉपिक आता है वो है आपका क्रिस्टल। अब जो आपका टॉपिक आता है वो है आपका आता है क्रिस्टलीय या रवेदार ठोस। क्लियर बात? अब देखो क्रिस्टलीय या रवेदार ठोस की बात करते हैं, तो जो आपके क्रिस्टलीय ठोस होते हैं ना, इनकी एक निश्चित व नियमित ज्यामिति होती है। ज्यामिति से मेरा मतलब है कि इसकी एक फिक्स आकृति होती है, जो इसके अंदर छोटे छोटे अवयवी कण पाए जाते हैं उनकी भी एक नियमित संरचना होती है। ठीक है, तो क्रिस्टलीय या रवेदार ठोस की बात करें तो अभी मैंने आपको क्या बताया, इनकी निश्चित व नियमित आकृति होती है। ठीक है, जैसे अपने एग्जाम्पल के रूप में ले सकते हैं NaCl हो गया। ठीक है, एक अपने ले सकते हैं LiF हो गया। ठीक है, तो अगर अपने NaCl की बात करते हैं जिसे हम साधारण नमक के रूप में जानते हैं, तो अगर हम इसकी संरचना के बारे में बात करें तो NaCl के अंदर क्या होता है कि मान लो मैंने ये क्रिस्टल बना रही हूँ, किसका? NaCl का। NaCl किस रूप में होता है? Na प्लस Cl माइनस, अगेन Na प्लस Cl माइनस। मतलब इस तरीके से क्रिस्टल के अंदर जो अवयवी कण होते हैं इनकी एक निश्चित व्यवस्था होती है। ठीक है, फिक्स है, एक Na आएगा, उसके बाद Cl आएगा, फिर Na आएगा, फिर Cl आएगा, मतलब ये फिक्स होता है, ये आपका क्रिस्टलीय ठोस कहलाता है। लेकिन अगर हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं तो नेक्स्ट पॉइंट जो है आपका अक्रिस्टलीय ठोस। नेक्स्ट पॉइंट क्या है आपका? अक्रिस्टलीय ठोस। अक्रिस्टलीय ठोस की अगर हम बात करते हैं तो अक्रिस्टलीय ठोस में जो आपके क्या कहते हैं ठोस की आकृति होती है वो ना तो नियमित होती है ना ही निश्चित होती है। ठीक है, तो इसमें अपने बोलेंगे नियमित व निश्चित आकृति का अभाव। ठीक है, तो इसमें हम ले सकते हैं एग्जाम्पल के रूप में जैसे कांच, एक और ले सकते हैं हम रबर। ठीक है, तो ये सारे के सारे अक्रिस्टलीय ठोस होते हैं। क्यों होते हैं? देखो जैसे अपने रबर की बात करते हैं तो रबर की अगर मैं यहाँ पे आपको संरचना बताऊं इस तरीके से, तो इसमें क्या होता है कि जो इसके अंदर छोटे छोटे अवयवी कण अपने बोल सकते हैं, उनकी संरचना कुछ इस तरीके से होती है। कहीं पर तो ये वाले जब अवयवी कण है वो ज्यादा है संख्या में, कहीं पर ये वाले अवयवी कण संख्या में ज्यादा है। समझ आ रही है मेरी बात? यानी मैं ये बोलना चाहती हूँ कि जो आपके अक्रिस्टलीय ठोस होते हैं इनकी निश्चित व नियमित आकृति का इसमें अभाव पाया जाता है, जबकि क्रिस्टलीय या रवेदार ठोस में निश्चित व नियमित आकृति होती है। ठीक है, इसमें अपने और भी अच्छे अच्छे एग्जांपल्स ले सकते हैं, जैसे हीरा हो गया। ठीक है, तो ये तो था आपका क्रिस्टलीय व अक्रिस्टलीय ठोस। अब हम इसके कुछ अंतर के बारे में बात करेंगे, ठीक है, ताकि आपको और भी अच्छे से क्लियर हो जाए। तो जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो है क्रिस्टलीय व अक्रिस्टलीय ठोसों में अंतर। अक्रिस्टलीय ठोसों में अंतर।
जब भी हम कभी क्वेश्चन अंतर क्वेश्चन की बात करें या फिर कभी भी हमारे पास ऐसा क्वेश्चन मिल जाए जिसमें अंतर पूछा जाता है, तो आपके माइंड में एक चीज क्लियर होनी चाहिए कि वहां पर आप कंपैरिजन कर रहे हो तो आप सारणी बनाकर बताओगे। ठीक है, तो ये तो एक तरफ तो आप लिख लोगे क्रिस्टल और एक तरफ आप लिख लोगे अक्रिस्टलीय, ऐसे लिख लेना अक्रिस्टलीय ठोस, और ये लिख लोगे आप क्रिस्टलीय ठोस। देखो अगर अपने सबसे पहले पॉइंट की बात करें तो जो हमने अभी डेफिनेशन में समझा है, तो फर्स्ट जो था डेफिनेशन के अंदर क्या था, इसमें एक निश्चित ज्यामिति संरचना पाई जाती है। अभी जो हमने डेफिनेशन में समझा वही चीज रिपीट कर रही हूँ। फर्स्ट पॉइंट क्या है, निश्चित ज्यामिति संरचना, और इसमें अपने बोल सकते हैं अनिश्चित ज्यामिति संरचना। सेकंड पॉइंट क्या है, अनिश्चित ज्यामिति संरचना अक्रिस्टल के अंदर। ठीक है, अब उसके बाद अपने क्रिस्टल के अंदर सेकंड पॉइंट की बात करें, ठीक है, तो ये क्या होते हैं, विषम दैशिक होते हैं। क्या होते हैं आपके, विषम दैशिक या असमदैशिक। अभी मैं आपको समझाऊंगी अच्छे से कि ये क्या क्या चीजें हैं, तो घबराने वाली कोई बात नहीं है। विषम दैशिक या असमदैशिक होते हैं, और अगर अपनी इसकी बात करें तो ये आपके क्या होते हैं, समदैशिक होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अपने समझेंगे कि विषम दैशिक या असमदैशिक से क्या मतलब है और समदैशिक से क्या मतलब है। तो देखो अभी हमने यहाँ पे इस तरीके से संरचना बनाया था, जैसे मैं यहाँ पे रिपीट कर देती हूँ इस चीज को। अच्छे से समझाती हूँ, इसको बड़ा बड़ा करके लिखती हूँ। अब देखो अगर हम इस स्ट्रक्चर की बात करते हैं, ठीक है, तो इस स्ट्रक्चर में क्या है कि अगर मैं मान लो कि यहाँ पे मैं खड़ी हूँ, ठीक है, समझना इस चीज को, जैसे मान लो मैं यहाँ पे खड़ी हूँ और अगर मैं यहाँ से इस संरचना को देखती हूँ तो इस तरीके से मुझे संरचना दिखाई देगी। यानी एक तो आपका Na दिखाई देगा, दूसरा आपका Cl, फिर आपका Cl दिखाई देगा, फिर आपका Na, इस तरीके से कंटिन्यूटी रहेगी। लेकिन अगर मैं यहाँ पे खड़ी होती हूँ, ठीक है, ये मेरा फर्स्ट पोजीशन समझो, ये सेकंड पोजीशन, अगर मैं यहाँ पे खड़ी होती हूँ तो यहाँ से देखने पर मुझे इस तरीके से दिखाई देता है। यानी एक तरफ सारे Cl है, दूसरी तरफ सारे Na है। यानी मैं सीधी सी बात ये है, विषम दैशिक का मतलब होता है कि अगर हम बात करें इसकी क्रिस्टलीय संरचना के बारे में, तो भौतिक गुणधर्मों के आधार पर अलग अलग दिशाओं से देखने पर यह हमें अलग अलग नजर आता है। पहले वाले में आपको NaCl, ClNa, NaCl दिखाई दे रहा था, और सेकंड पोजीशन के अंदर आपको एक तरफ सारे Cl और दूसरी तरफ सारे Na दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, तो अलग अलग दिशाओं से देखने पर मुझे क्या दिखाई दे रही है, अलग अलग दिखाई दे रहा है। इस कारण से इसे विषम दैशिक या असमदैशिक कहा जाता है। अब हम बात करते हैं अक्रिस्टलीय ठोस के बारे में। तो इसमें जैसे मान लो मैंने एग्जाम्पल किसका लिया था, रबर का, ठीक है, तो रबर के अंदर अपने समझते हैं, जैसे मान लो इस तरीके से क्या है, इसकी संरचना है, या अपने यूं बोल सकते हैं इसकी कोई फिक्स संरचना नहीं होती। ठीक है, अब देखो इसके अंदर अगर मैं यहां से देखती हूं तो मुझे एक तरफ मान लो कि इस तरफ भी आपको गुच्छे से दिखाई दे रहे हैं, बड़े वाले जो आकृति है वो आपको दिखाई दे रही है। और अगर मैं इसको यूं बनाती हूँ, अगर मैं इसको यहाँ से देखती हूँ तो यहाँ पे मेरे को एक जैसी संरचना दिखाई दे रही है। देखो इसको ना ऐसे समझो कि जैसे मान लो स्कूल के अंदर प्रेयर हॉल होता है ना, तो प्रेयर हॉल में क्या होता है कि जब सारे सीक्वेंस से खड़े हो जाते हैं, छोटे बड़े सारे सीक्वेंस से खड़े हो जाते हैं, तो या तो आप सामने से देखो या साइडों से देखो, कहीं से भी देखो, तो आपको ऐसा लगता है कि गुच्छा से खड़ा है, आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाते कि कौन सा बच्चा कहाँ पर है या कौन सी क्लास कहाँ पे खड़ी है।
समझ आ रही मेरी बात? मतलब टेराहॉर के अंदर सारे एक जैसे दिखाई देते हैं, वैसे ही रबर की जो स्ट्रक्चर होती है ना, ये भी गुच्छों के समान नजर आती है। अगर हम इसको मतलब आइडेंटिफाई करते हैं ना, तो ये हमें अलग से इसके जो स्ट्रक्चर्स जो है ना वो अलग से पता नहीं चलते। मतलब कहाँ पर कौन सी संरचना है, कहाँ पर कौन सी संरचना निश्चित है, तो ये हमें पता नहीं चलता। तो इस कारण से हम इसे कह देते हैं समदेशिक, यानी सभी दिशाओं से देखने पर एक जैसे लगता है। समझ आ गई बात? तो मेरे हिसाब से यहाँ तक तो आपको क्लियर हो गया होगा। तो उसके बाद अब अपने नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे। इसके लास्ट के 2 पॉइंट है वो भी आप लोग देख लो। इसके द्रव्यमान सुस्पष्ट होते हैं, यानी इसके द्रव्यमान जो है वो आसानी से आइडेंटिफाई हो जाते हैं, लेकिन अक्रिस्टल ठोसों में इसके द्रव्यमान सुस्पष्ट नहीं होते। अगर अपने क्रिस्टल ठोस की बात करें तो मैं आपको संरचना जो है बता चुकी हूँ। तो आप उस संरचना के हिसाब से अगर सोचो कि अगर इसके छोटे छोटे टुकड़े कर दिया जाए ना, यानी कि यूँ बोल सकते हैं कि क्रिस्टल ठोस को समान ज्यामितिक आकार वाले छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा जा सकता है, ठीक है। लेकिन अगर अपने अक्रिस्टल की बात करें तो हम इसके ठोस को जो ज्यामिति मतलब एक छोटे छोटे निश्चित ज्यामितीय आकार वाले टुकड़ों में नहीं तोड़ सकते। देखो ज्यामितिक शब्द से आप लोग ज्यादा पजल मत होना, आप बस यूं समझो ज्यामितिक आकार यानी उसकी संरचना के बारे में बात की जा रही है, ठीक है। तो क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोसों में अंतर आपको पता लग गया होगा। तो अब हम बात करेंगे कि जो आपके क्या कहते हैं जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं वो आपके कितने प्रकार के होते हैं, मतलब उनमें कितने प्रकार के बंध पाए जाते हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा क्रिस्टलीय ठोसों में बंध के प्रकार, ठीक है। तो अब जो हम क्रिस्टलीय ठोसों में बंध के प्रकार की बात करते हैं तो ये आपके 4 प्रकार के हैं। कौन कौन से हैं सुन ले। सबसे पहला है आपका आयनिक बंध, या अपने ये बोल सकते हैं आयनिक ठोस बोलेंगे अपने, सॉरी मिस्टेक होगी, आयनिक ठोस, ठीक है। दूसरा जो है आपका सहज संयोजक ठोस, जो 3rd नंबर पॉइंट है वो है आपका आणविक ठोस, और जो 4th नंबर पॉइंट है आपका वो है धात्विक ठोस। क्लियर बात? यहां तक समझ आ गया होगा। यानी जो क्रिस्टलीय ठोसों में बंध के प्रकार है कौन कौन से हैं, 4 प्रकार के। आयनिक ठोस है, सहसंयोजक ठोस है, आणविक ठोस है और धात्विक ठोस है। तो सबसे पहले जो हमारा टॉपिक रहेगा इसके अंदर जो पहला पॉइंट रहेगा वो है आपका आयनिक ठोस के बारे में। अब हम बात करेंगे आयनिक ठोस के बारे में। तो आयनिक ठोस की अगर हम बात करें तो आयनिक ठोस में क्या होता है, देखो इसके नाम से आपको पता चल रहा है। जब मैं आपको एक चीज समझना, जब मैं आपको कोई भी टॉपिक क्लियर करवा रही हूँ ना, तो सबसे पहला आपका जो फोकस है ना वो उसके हेडिंग पर होना चाहिए। अगर आपने हेडिंग को ढंग से समझ लिया ना तो उस हेडिंग के अंदर जो मैं परिभाषा दे रही हूँ या जो भी मैं उसके अंदर समझा रही हूँ आपके लिए समझना बहुत आसान रहेगा। तो सबसे पहले अपने आयनिक ठोस की बात करते हैं। तो आयनिक यानी जिसमें आयन बन रहे हैं, ठीक है। और आयन कौन कौन से होते हैं, ऋण आयन या धन आयन, यानी पॉजिटिव चार्ज वाले या नेगेटिव चार्ज वाले, ठीक है। तो आयनिक ठोस के अंदर क्या होता है आपको ध्यान में रखना है, ऋणायनों व धनायनों से मिलकर बना ठोस, ठीक है। तो जैसे अपने एग्जांपल के रूप में ले सकते हैं आयनिक ठोस के अंदर NaCl बहुत ही अच्छे एग्जांपल है। अगर अपने NaCl की बात करते हैं तो NaCl के अंदर क्या होता है, Na क्या है, धनायन की भांति कार्य करता है पॉजिटिव, और Cl जो है वो आपका ऋण आयन की तरह कार्य करता है, ठीक है। अब ये जो आपका NaCl है ना, इन दोनों के बीच में जो आकर्षण होता है वो काफी प्रबल होता है, जिसे अपने बोलेंगे ये प्रबल स्थिर वैद्युत आकर्षण बल द्वारा, स्थिर वैद्युत आकर्षण बल द्वारा जुड़े होते हैं, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट लाइन है, जुड़े होते हैं। अब देखो अगर अपने बात करते हैं कि जो आपका NaCl बन रहे हैं यहाँ पर आयनिक ठोस की हम जो बात कर रहे हैं, ये पहली बात तो क्या होते हैं, भंगुर प्रकृति के होते हैं।
भंगुर प्रकृति का मतलब है कि हम इसको मतलब अगर तोड़े ना तो आसानी से टूट जाएंगे। देखो जो ठोस होता है ना उनको तोड़ना आसान रहता है, ठीक है, लेकिन अगर कोई ठोस को तोड़ सकते हैं, ऑब्वियसली बात है, द्रव गैस को तोड़ने से रहे। तो यहाँ पर ये क्या होता है, भंगुर प्रकृति का होता है। अब अगर हम नेक्स्ट बात करें तो इनकी क्या कहते हैं, ये विद्युत के क्या होते हैं, सुचालक होते हैं, ठीक है। सुचालक मतलब इनमें विद्युत धारा का प्रवाह हो जाता है। पर फिर भी एक चीज याद रखना है कि जब आपका NaCl ठोस हो, यानी जब आपका कोई भी आयनिक ठोस जब वो पूरी तरीके से ठोस अवस्था में हो तो उसमें विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होगा। यानी NaCl ठोस अवस्था में, मैं पूरी लाइन लिख देती हूँ आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। NaCl ठोस अवस्था में विद्युत का कुचालक होता है, कुचालक होता है, परंतु द्रव्य विलयन में विद्युत का सुचालक होता है, ठीक है। तो मैं आपको समझाती हूँ क्या बताया मैंने आपको अभी। देखो अगर आप NaCl यानी सामान्य नमक, साधारण नमक जो कि आप लोग घर पे यूज करते हो नॉर्मली, तो जो NaCl की अगर हम बात करें, मान लो कि आपने एक डिब्बे के अंदर नमक रखा हुआ है, ठीक है। अब उस नमक के अंदर मान लो आपने 2 तारें जोड़ दी, ठीक है, और दोनों तारों को आपने किसी बैटरी से जोड़ दिया। अगर आप बैटरी से जोड़ोगे तो आप देखोगे कि जब तक वो NaCl आपका ठोस अवस्था में है तो उसमें विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होगा, यानी वो विद्युत का कुचालक होगा। क्लियर बात। लेकिन अगर हम बात करें ये द्रव्य विलयन में हो, द्रव्य विलयन में हो, ठीक है, मतलब अपने यूं बोल सकते हैं कि आपने अब क्या कर लिया, एक पात्र में जल ले लिया और इस जल के अंदर आपने क्या मिला दिया, NaCl मिला दिया। अब जल के अंदर जैसे आप NaCl को मिलाओगे तो क्या बन जाएगा, आपका NaCl का विलयन तैयार हो जाएगा। अब यहाँ पर जो आपका NaCl जल के अंदर घुल चुका है ना, वो आयनों में टूट चुका है, ठीक है। जैसे आयनों में टूट जाएगा तो अब आप इसके अंदर जैसे मान लो इस तरीके से आपने क्या लगा दिया, वायर जोड़ दिया और बीच में आपने क्या जोड़ दी, यहाँ पे आपने इस तरीके से बैटरी जोड़ दी। समझने के लिए यहाँ पे आपने क्या जोड़ दी, बैटरी जोड़ दी। अब यहाँ पर ये जो NaCl है वो अच्छे से घुल चुका है। घुलने के कारण इसमें इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो मूव करना शुरू कर देंगे और इलेक्ट्रॉन मूव्स करेंगे तो आपको पता है इसमें विद्युत धारा का प्रवाह भी शुरू हो जाएगा। यानी द्रव्य विलयन में ये विद्युत का क्या होता है, सुचालक होता है। क्लियर बात। तो मेरे हिसाब से आयनिक ठोस का पता लग गया होगा। बस इतना ध्यान में रखना है जो इम्पोर्टेंट है इसके अंदर कि जो आपका आयनिक ठोस है इसमें जो आपका NaCl है उसमें क्या कहते हैं, सॉरी, आयनिक ठोस है उसमें आपके ऋणायन और धनायन ठोस अवस्था में होते हैं। इनके बीच में प्रबल स्थिर विद्युत आकर्षण बल पाया जाता है। और एक चीज और रह गई थी ना इसके अंदर कि ये भंगुर प्रकृति के होते हैं, ये भंगुर प्रकृति के होते हैं। और नेक्स्ट क्या था, इनकी निश्चित ज्यामितीय संरचना होती है, इनकी निश्चित ज्यामितीय संरचना होती है, ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो ये जो कुछ पॉइंट्स थे किसके थे, आयनिक ठोस के थे, वो आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब हम जो बात करेंगे वो है नेक्स्ट आपका सहसंयोजक ठोस। क्लियर बात। अब जो आपका टॉपिक आता है वो कौन सा है, सहसंयोजक ठोस। देखो अगर हम सहसंयोजक ठोस की बात करें तो सहसंयोजक ठोस के अंदर क्या होगा, इसमें वो ठोस आएंगे जिनके अणुओं के बीच में सहसंयोजक बंध बनता हो, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने एक शब्द लिया है सहसंयोजक बंध बनता हो। तो सहसंयोजक बंध का मतलब क्या है, सबसे पहले तो आप ये समझो, सहसंयोजक बंध का मतलब होता है जब कोई भी परमाणु दूसरे परमाणु के साथ इलेक्ट्रॉन का साझा करके कोई बंध बनाता हो उसे अपने सहसंयोजक बंध कहते हैं। देखो जो आपका क्लास 10th 11th है उसमें आपने अच्छे से पढ़ रखा है कि जो कार्बन है ना उसकी संयोजकता कितनी होती है, 4 संयोजकता होती है। तो इस तरीके से कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं संयोजकता के लिए, 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं ना। अब यहाँ पर ये जो कार्बन है ये इस कार्बन के साथ क्या करता है, बंध बनाता है।
किस प्रकार का बंध बनाता है? इलेक्ट्रॉन के साझा से सहसंयोजक बंध बनाता है। ठीक है, तो सहसंयोजक ठोस के अंदर क्या होता है, इसमें जो ठोस पाए जाते हैं उनमें कौन से बंध बनते हैं? सहसंयोजक बंध बनते हैं। क्लियर बात? अब जो आपके ये सहसंयोजक बंध बन रहे हैं, इसमें अपने एग्जाम्पल के रूप में कौन कौन से ले सकते हैं? तो एग्जाम्पल के रूप में अपने ले सकते हैं, जैसे हो गया हीरा, ग्रेफाइट, फुलरिन, ये सारे के सारे जो एग्जाम्पल्स है वो किसके हैं? सहसंयोजक ठोस के हैं। ठीक है, अब जो आपके सहसंयोजक ठोस है ना, इसमें वैसे तो ये आपके विद्युत के क्या होते हैं? कुचालक होते हैं। विद्युत के कुचालक होते हैं, परंतु अगर इसके अंदर हम एक एग्जाम्पल देखें, ग्रेफाइट का एग्जाम्पल देखें, तो ग्रेफाइट जो है वो आपका विद्युत का सुचालक है। विद्युत का सुचालक है। कौन है विद्युत का सुचालक? ग्रेफाइट। देखो इसके पीछे भी एक रीजन है, वो मैं आपको भी क्लियर करवा देती हूँ कि भाई ग्रेफाइट जो विद्युत का सुचालक क्यों है। ठीक है, और हीरा जैसे और फुलरिन जैसे एग्जाम्पल्स जो है वो विद्युत के कुचालक क्यों है। ठीक है, तो देखो अगर अपने हीरा की बात करते हैं, तो हीरा की जो स्ट्रक्चर होती है ना, उसमें क्या होता है कि जैसे मान लो अगर अपने बात करें हीरा के बारे में, मैं यहाँ तक तो समझ आ गया ना, मैं यहाँ पे इसको रेस कर देती हूँ। ठीक है, तो अब मैं बात करती हूँ, जैसे मान लो आपके पास क्या है? हीरा है। हीरा के अंदर क्या होता है कि जो कार्बन परमाणु होता है ना, वो चारों तरफ से कार्बन परमाणु से घिरा होता है। ठीक है, अब जैसे मान लो ये कार्बन है, ये चारों तरफ कार्बन परमाणु से घिरा है। अब ये कार्बन परमाणु है, ये भी चारों तरफ कार्बन परमाणु से घिरा है। ये कार्बन परमाणु है, ये भी चारों तरफ कार्बन परमाणु से घिरा है। यानी जितने कार्बन परमाणु होते हैं ना, वो सारे के सारे चारों तरफ कार्बन परमाणु से सहसंयोजक बंध द्वारा जुड़े होते हैं। ठीक है, तो आप देखोगे कि यहाँ पर किसी भी प्रकार का मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं है। देखो यहाँ पर आपको किसी प्रकार का मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा। ठीक है, लेकिन अगर मैं ग्रेफाइट की बात करती हूँ ना, तो ग्रेफाइट के अंदर जो कार्बन होता है वो तीन तरफ से तो कार्बन परमाणु से घिरा होता है, लेकिन जो चौथा इसके पास इलेक्ट्रॉन है वो क्या होता है? फ्री, बिल्कुल मुक्त होता है। अब आपको पता है कि जब किसी में मुक्त इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, तो मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण इसमें विद्युत धारा का प्रवाह होगा। तो एक चीज तो आपको ध्यान में रखना हमेशा कि अगर किसी भी चीज में विद्युत धारा का प्रवाह कराना है, या तो वो आयनों में टूटे या फिर उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन पाया जाए। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम बात करें ग्रेफाइट के बारे में, तो ग्रेफाइट में क्या है? मुक्त इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, और जो हीरा है इसमें किसी प्रकार का मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाता। इस कारण से हीरा जो है वो विद्युत का क्या है? कुचालक है। हीरा क्या है? विद्युत का कुचालक। लेकिन अगर अपने ग्रेफाइट की बात करें, तो ग्रेफाइट क्या है? विद्युत का सुचालक। क्लियर बात? यहाँ तक समझ आ गया होगा। तो आज मैंने जितने भी टॉपिक्स आपको करवाए हैं, तो मेरे हिसाब से आपको अच्छे से समझ आए होंगे। अगर फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो आप लोग कमेंट करेंगे। ठीक है, और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू।